नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है संघवाद एंड आज के इस चैप्टर में टोटल ये 5 टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें आपको एक एक करके समझना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन पांचों टॉपिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, फिर इन सभी को फुल डिटेल में गहराई से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें आपको क्या क्या समझना है। पहला टॉपिक है संघवाद। इसमें आपको 3 बातें समझनी है। पहली बात कि संघवाद क्या होता है, अर्थात संघवाद का मतलब समझना है। फिर संघीय व एकात्मक शासन में अंतर समझना है। संघीय शासन किसे कहते हैं, एकात्मक शासन किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, फिर संघवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं, इन विशेषताओं को समझना है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है संघीय ढांचे के प्रकार। देखो, संघीय ढांचा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साथ आकर संघ बनाने वाला और एक होता है साथ लेकर संघ बनाने का। ठीक है, आज के इस चैप्टर में यहां पर आपको इन दोनों प्रकार के संघीय ढांचे की अवधारणाएं समझनी है, साथ ही साथ इनके बीच मुख्य अंतर जो होते हैं उन अंतरों को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। अब ये हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पर आपको हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था लागू है इस व्यवस्था को समझना है कि भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है। आज के इस चैप्टर में 3 सूचियों के तहत शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के तहत। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सबसे पहले ये इसमें आपको समझना है। फिर अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं, कैसे अस्तित्व में आई। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय रखे गए ये समझना है। फिर केंद्र शासित प्रदेश और जिन प्रदेशों को विशेष दर्जा मिला हुआ है, इन दोनों प्रकार के प्रदेशों के विषय में जानकारी दी गई कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए, इसके पीछे का रीजन क्या है और कुछ प्रदेशों को विशेष दर्जा क्यों दिया गया। ठीक है, इसे गहराई से समझना। फिर संवैधानिक बदलाव की जटिल प्रक्रिया के विषय में बताया गया है कि संघवाद से जुड़े जो विषय हैं उनमें अगर आप बदलाव करना चाहते हो, संविधान में संशोधन करना चाहते हो तो इसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत ही जटिल है, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, फिर चौथा टॉपिक है संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भाषाई राज्यों का गठन है, भाषा नीति है, केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव है, ये सारे आपको समझने हैं। ठीक है, फिर आपका 5वां टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। ये दूसरा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि विकेंद्रीकरण होता क्या है, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, फिर इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। एंड इसके बाद सन 1992 में, कब, 1992 में संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके हमारे देश में सत्ता का तीसरा स्तर जोड़ा गया। पहले क्या था, हमारे देश में शासन के केवल 2 स्तर थे, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन 1992 में संवैधानिक संशोधन करके कुछ प्रमुख बदलाव हुए, जिसमें स्थानीय सुशासन के तीसरे स्तर को जोड़ा गया, जिसमें ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज देखने को मिलता है, जिनको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, और शहरी इलाकों में आपको नगर निकाय देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम नगर पालिका इत्यादि कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन सभी को हम फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आप इन सभी को एक एक करके समझो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की अभी तक की आई हुई क्लासेस को नहीं देखा है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे इस कोर्स को कंप्लीटली ज्वाइन करना है या फिर इसके ओनली नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर नोट्स और कंप्लीट कोर्स दोनों अवेलेबल है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी हमसे जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में हमने इस कोर्स के विषय में फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप एंड में जाकर के भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है संघवाद क्या है। अब यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना है कि भैया संघवाद का मतलब क्या होता है, संघीय व एकात्मक शासन में अंतर क्या होता है और संघवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है
कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि सन 1993 में बेल्जियम के संविधान में बदलाव कर केंद्रीय सरकार की कुछ शक्तियां स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को दे दी गई। पहले ये अधिकार केंद्र द्वारा दिए जाते थे और वापस भी लिए जा सकते थे, लेकिन बदलाव के बाद प्रांतीय सरकारें इन अधिकारों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इससे बेल्जियम ने एकात्मक शासन से संघीय शासन प्रणाली अपना ली। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहां पर एकात्मक शासन से संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। ठीक है, वहीं दूसरा एग्जांपल है श्रीलंका का कि भैया श्रीलंका में अब भी एकात्मक शासन है जहां सभी अधिकार केंद्र के पास हैं। वहीं तमिल नेता देश में वास्तविक संघीय शासन प्रणाली की मांग करते हैं। दरअसल यहां पर पिछले चैप्टर से इस टॉपिक को जोड़ करके बताया गया है। पिछला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 में हमने बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों के उदाहरण देखे थे। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जाकर के आप देख लेना। ठीक है, अब समझो, कहा जा रहा है कि सन 1993 में, कब 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए जाते हैं और इन बदलावों के तहत केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां थी वो स्थायी रूप से यानी परमानेंटली प्रांतीय सरकारों यानी कि राज्य सरकारों को दे दी गई। पहले क्या था, पहले जो केंद्र सरकार थी वो ये अधिकार प्रांतीय सरकारों यानी राज्य सरकारों को देती थी और जब चाहे वापस भी ले सकती थी। ठीक है, लेकिन जब संविधान में संशोधन कर दिया गया, संविधान में बदलाव कर दिया गया, तब क्या हुआ, बदलाव के बाद ये जो शक्तियां हैं परमानेंटली स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को दे दी गई। अब जो प्रांतीय सरकारें हैं वो इन शक्तियों के लिए, वो इन पावर्स के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रही, यानी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों से ये शक्तियां वापस नहीं ले सकती है। अब राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये अब इन शक्तियों के लिए केंद्र पर डिपेंड नहीं रहे। इससे हुआ क्या, इससे बेल्जियम ने एकात्मक शासन से संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। अब आप कहोगे कि भैया आपने ये तो बता दिया कि हुआ क्या है, घटना क्या हुई है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि एकात्मक शासन किसे कहते हैं, संघीय शासन किसे कहते हैं। इससे पहले आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है, कंफ्यूजन आपके मन में कोई भी ना हो, इसलिए हम 2-3 पॉइंट यहां पर ऐड करते हुए चलेंगे। देखो, हमने आपको क्लास 8 कब, हाँ, क्लास 8 और क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी में बताया था कि भैया शासन 3 प्रकार का होता है। एक है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन, एक है राजशाही और एक होता है सैन्य शासन। ठीक है, अब हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि एक एकात्मक शासन और एक संघीय शासन भी हो रहा है। जो लोग गहराई से पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले 3 प्रकार के शासन थे, अब हो गए 5 प्रकार के, आगे और कौन कौन से जुड़ने वाले हैं। क्या सर ने पहले गलत बताया था या अब गलत बता रहे हैं? तो ना पहले गलत थे ना अब गलत है, इसको थोड़ा गहराई से समझो। हमने आपको पहले 3 प्रकार के शासनों के विषय में बताया था। एक था आपका लोकतंत्र, ठीक है, दूसरा था आपका राजतंत्र और तीसरा आपका था क्या, आपको मिलता था तीसरा सैन्य शासन। ठीक है, सैन्य शासन। ये 3 जो हैं वो क्या हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। देखो, लोकतंत्र, राजशाही और सैन्य शासन ये सरकार चुनने की प्रक्रिया के बारे में है कि राज कौन कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, राज कौन कर रहा है ये डिसाइड करते हैं। इनका संबंध शासन कौन कर रहा है, राजा है तो भैया वहां पर राजशाही होगी। जनता का शासन है, वोटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वहां पर लोकतंत्र है। और अगर तानाशाह है तो वहां पर सैन्य शासन है। अब आप कहोगे फिर एकात्मक और संघीय शासन का संबंध किससे है? तो एकात्मक और संघीय शासन जो है इसका संबंध है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों के बंटवारे से। इन दोनों का संबंध किससे है? शक्तियों के विभाजन से। ठीक है, लोकतंत्र, राजशाही और सैन्य शासन ये क्या, ये निर्धारित करते हैं कि यहां पर शासन किसका है। और वहीं अगर बात करें एकात्मक और संघीय शासन की तो ये निर्धारित करते हैं कि यहां पर शक्तियों का विभाजन किस तरह से हुआ है, राज्य सरकार के पास कैसे कितनी शक्ति है और केंद्र सरकार के पास कितनी शक्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपने समझ लिए। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के रूप में यहां पर आपको बताएं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि लोकतंत्र, राजशाही और सैन्य शासन सरकार चुनने की प्रक्रिया के बारे में है। वहीं अगर हम संघवाद और एकात्मक की बात करें तो ये शक्तियों के विभाजन के बारे में है। हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो संघवाद और एकात्मक एक तरह से मकान का नक्शा है कि हमारा देश है, देश में नक्शा कैसा बनेगा, देश का शक्तियों का नक्शा कैसा है, तो वो आपको मिलता है ये। ठीक है, और अगर वहीं हम लोकतंत्र, राजशाही और सैन्य शासन की बात करें तो ये निर्धारित करते हैं कि मकान का मालिक कौन है, यानी कि हमारा देश का मालिक कौन है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि भैया बेल्जियम ने एकात्मक शासन से संघीय शासन प्रणाली अपना ली। कब? जब कुछ शक्तियां स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को दे दी गई। होता क्या है, जब सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास में होती हैं तो वहां पर एकात्मक शासन है, क्योंकि सारे निर्णय एक व्यक्ति ले रहा है, केंद्र ले रहा है। ठीक है, लेकिन जब शक्तियों को स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को भी दिया जाता है, यानी कि यहां पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, तो वहां पर संघीय शासन हो जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर बताते हैं। देखो, अगर हम राज्य सरकार की बात करें, ठीक है, एकात्मक शासन में जो राज्य सरकारें होती हैं ये केंद्र के एजेंट या फिर अधीनस्थ के रूप में कार्य करती हैं, जैसा कि हमने यहां पर देखा, निर्भर रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब संघीय शासन हो जाता है तो केंद्र के अधीन नहीं रहती बल्कि स्वतंत्र हो जाती, क्योंकि ये अब शक्तियों के लिए केंद्र पर डिपेंड नहीं है, अब निर्णय लेने के लिए केंद्र पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अगर सत्ता के स्तर की बात की जाए, चलो वो आगे समझना है तो वो पॉइंट यहां पर हम नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने ये समझ लिया कि पहले बेल्जियम में जब तक केंद्र के पास सारी शक्तियां थीं तब तक यहां पर एकात्मक शासन था, लेकिन जब संविधान में बदलाव करके स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को भी शक्तियां दे दी गई तो यहां पर संघीय शासन प्रणाली अपना ली। ठीक है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा कि यहां पर अभी भी एकात्मक शासन है। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे अधिकार केंद्र के पास में, और यहां पर जो तमिल नेता हैं वो अभी भी वास्तविक संघीय शासन प्रणाली की डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर संघीय शासन प्रणाली लागू की जाए। ठीक है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। सर्वोच्च सत्ता यानी निर्णय लेने का जो अधिकार है, जो पावर है, सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, वो केंद्र और उसकी जो विभिन्न अनुषंगी इकाइयां होती यानी कि जो राज्य सरकारें, जो प्रांतीय सरकारें, उनके बीच में बांट दी जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था जो है ये इसमें दो स्तर पर सरकारें होती हैं, दो या दो से अधिक स्तर आप कह सकते हो। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें दो स्तर की सरकारें होती हैं, दो स्तर की तो होनी ही चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप दो से अधिक स्तर लेकर के आ रहे हो तो और भी बेहतर संघ हो गया आपका। ठीक है, जैसे कि भारत में देखोगे तो भारत में 1992 में संविधान में संशोधन किया गया, लेकिन इससे पहले दो स्तर थे, एक आपको मिलता था केंद्र और दूसरा मिलता था राज्य। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य दो स्तर हो गए तो हमने कह दिया हमारे यहाँ पर संघीय शासन है। लेकिन 1992 में संविधान में बदलाव करके तीसरा स्तर जोड़ा गया जिसका नाम है पंचायती राज, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निकाय। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर तीसरा स्तर भी हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर और भी बेहतरीन संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो मिनिमम दो स्तर होने चाहिए और दो से अधिक स्तर हैं तो और भी बेहतरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपने समझ लिया कि आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से विषय हैं ये आपको आगे चलकर के भी समझना है। जो शक्तियों के विभाजन वाली तीन सूचियां हैं उसमें आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि सुरक्षा से जुड़े विषय हो गए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े विषय हो गए, ठीक है, ऐसे मुद्रा से जुड़े विषय हो गए, वो आते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय में। फिर राज्य या प्रांत सरकारों के स्तर की सरकारें होती हैं जिन्हें हम प्रांत के स्तर की सरकारें कहते हैं, जो कि शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, यानी कि जिसमें आपका पुलिस वाला आ गया। ठीक है, पुलिस जो है वो राज्य सरकार कंट्रोल करती है। इसके अलावा राज्य में खेती बाड़ी हो गई, एजुकेशन हो गया, और भी कई सारी चीजें रहती हैं। हाँ, तो उनको जो डेली के कामकाज हैं जिनसे इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो राज्य सरकारें इनको अधिकार मिले होते। कौन कौन से, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। ये किसमें होता है? संघवाद में। लेकिन वहीं अगर एकात्मक शासन है तो सारे निर्णय लेता है केंद्र। केंद्र के मर्जी के बिना राज्य सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले सकता अगर एकात्मक शासन है तो। लेकिन अगर संघीय शासन है तो जो विषय राज्य सरकारों के या प्रांतों के स्तर की सरकारों के अधिकार में आ रहे हैं उस पर वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। अच्छा, एक चार्ट बनाओ। ठीक है, आप लोग चार्ट बना लो, मैं बता रहा हूं, ऐसे बनाओ, एक चार्ट बनाओ। ये हो गया, इसमें 3 लाइन कर लो ऐसे। ठीक है, ऊपर एक लाइन कर दो, यहां पर लिख दो आप विशेषता। क्या लिखना है आपको? विशेषता। ठीक है, यहां पर लिखना है आपको एकात्मक शासन और यहां पर लिखना है आपको संघीय शासन।
ठीक है। यहां पर आपको एकात्मक और संघीय शासन की विशेषताएं मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं, तीनों नोट कर लो अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो। ऐसे एक लाइन और 2 लाइन हो गई, ठीक है। यहां पर डालो शक्ति का स्रोत। किसका? शक्ति का स्रोत, ठीक है, शक्ति का स्रोत। शक्ति के स्रोत में एकात्मक शासन की बात की जाए तो यहां पर सारी शक्तियां केंद्र के पास, लिख लो, सारी शक्ति केंद्र के पास। यहां पर हो गया केंद्र के पास, किसमें? एकात्मक शासन में। वहीं संघीय शासन की बात की जाए तो यहां पर लिख लो, शक्ति संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच बंट जाती है। यहां पर क्या होता है? बंट जाती है शक्ति, शक्तियां बांट ली जाती हैं केंद्र और राज्य के बीच में, संविधान के द्वारा बांट दी जाती है, ठीक है। फिर अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो राज्य सरकार की अगर बात करें, राज्य सरकार यहां पर लिख लो, ठीक है, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार की बात करें तो एकात्मक शासन में क्या है कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। किसमें? एजेंट के रूप में, क्योंकि यहां पर जो शक्तियां मिलती हैं राज्य सरकारों को वो केंद्र के द्वारा दी जाती हैं, केंद्र जब चाहे वापस ले सकता है, ठीक है। तो राज्य एकात्मक शासन में केंद्र के एजेंट या फिर कह सकते हो अधीनस्थ होकर के कार्य करते हैं, ठीक है। वहीं एकात्मक शासन में क्या होता है? केंद्र के अधीन नहीं होते, नहीं एजेंट होते। आप यहां पर लिख सकते हो कि स्वतंत्र होती हैं, केंद्र के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र होती हैं। किसमें? संघीय शासन में। यहां पर क्या है? स्वतंत्र, स्वतंत्र लिख लो, ठीक है। अब सत्ता का स्तर लिख लो, क्या स्तर? सत्ता का स्तर की कितने स्तर होते हैं? तो एकात्मक शासन में इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें शासन का केवल एक ही स्तर होता है, ठीक है, या बाकी इकाइयां इसके अधीन होती हैं, ठीक है। शासन का एक ही स्तर है, अगर राज्य सरकारें हैं तो वो केंद्र के अधीन रहकर काम करेंगी क्योंकि यहां पर इनके पास में शक्तियां नहीं होती हैं। वहीं अगर हम संघीय शासन की बात करें तो जैसा कि हमने यहां पर आपको बताया कि भैया इसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जैसे कि भारत में आपको 3 स्तर देखने को मिलते, तो लिख लो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्तर, ठीक है। ये चार्ट आपको रिवीजन में काम आएगा, शॉर्ट चार्ट है, बाकी डिटेल में इंफॉर्मेशन तो हमने यहाँ पर लिखित रूप में आपको दे ही दी है। आपको अगर नोट चाहिए है तो ऐप पर जाकर के आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। यही सार है इस पूरे का यही सार है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, एकात्मक व्यवस्था में शासन एक ही स्तर हुआ, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर के काम करती हैं, ऑलरेडी चार्ट में लिखवा दिया, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, जैसे कि बताया एजेंट के रूप में काम करती है, ठीक है, जैसा चाहे वैसे आदेश देकर काम करवा सकता है एकात्मक शासन में। लेकिन अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, या पर आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं जो कि संविधान के द्वारा उनको दी जाती हैं, स्थायी रूप से दी जाती हैं, और ये शक्तियां केंद्र सरकार बिना संविधान में संशोधन किए वापस नहीं ले सकती। और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, उसको हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती, यानी कि अगर राज्य सरकार संघीय शासन व्यवस्था में कोई निर्णय लेना चाहे तो स्वतंत्र रूप से ले सकती है, जिन विषयों पर उसको शक्ति दी गई है, जिन विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती हैं, ठीक है, यानी अपने स्तर के जो लोग हैं उनको जवाबदेह हैं। ऐसा नहीं है कि जवाबदेह नहीं है, स्वतंत्र जो चाहे निर्णय ले ले, ठीक है। जितना अधिकार दिया गया अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के निर्णय ले सकते हैं, और अपने स्तर के जो लोग हैं उनको जवाबदेही इनको देनी होती है। केंद्र सरकार को उसको भी जवाबदेही देनी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी? संघवाद की, या फिर कहें संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की, जो कि है 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक एक करके समझो। सबसे पहली, यहां 2 या उससे अधिक स्तर वाली सरकारें होती हैं। 2 या अधिक स्तर, यहां सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है, हाँ वही बात, ठीक है। 2 स्तर या 2 से अधिक स्तर आप कह सकते हो, जैसे कि भारत में 3 स्तर हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर 2 ही होते हैं स्तर। अगला पॉइंट, ठीक है, पहली विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गहराई से समझो, ठीक है। अगर नहीं समझोगे गहराई से तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कहा जा रहा है, देखो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है, दोनों ही सरकारें, अब केंद्र सरकार जो है ये पूरे देश पर राज करती है, राज्य सरकार जो है ये अपना इसका जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे कि भारत में आपको जो राज्य सरकारें मिलती हैं उसमें चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, हर राज्य का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र, एक सीमा क्षेत्र निर्धारित है, ठीक है, वो केवल उतने पर ही राज कर सकती। कहा क्या जा रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने,
कर वसूलने, और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार, यानी संविधान ने उसको उस दायरे में अधिकार दिए हो, किसी का वैधानिक अधिकार। जैसे कि जो राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विषय हैं, ठीक है, उन पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, ठीक है, उस पर कोई भी राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती। जो स्थानीय महत्व से जुड़े विषय हुए, जो दैनंदिन के कामकाज हैं, डेली के कामकाज, जैसे पुलिस से जुड़े हुए विषय, तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है? उस पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है राज्य सरकारों को, ठीक है। आगे, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वो पूरे देश पर लागू होगा, लेकिन जो राज्य सरकार निर्णय लेगी उसका अपना सीमा क्षेत्र जितना है केवल वहीं पर लागू होगा। जैसे कि आपने देखा होगा अभी दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया, तो वो केवल चूंकि दिल्ली सरकार ने लागू किया इसलिए दिल्ली में लागू हुआ, ठीक है। वहीं केंद्र सरकार ने E20 फ्यूल वाला निर्णय लिया तो वो पूरे देश में लागू हुआ, क्योंकि E20 फ्यूल जो निर्णय लिया गया वो केंद्र के द्वारा लिया गया, और केंद्र के द्वारा लिए गए निर्णय जो है वो पूरे देश में लागू होंगे। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार निर्णय लेगा तो वो केवल अपने ही राज्य में लागू करवा सकता है। समझ गए? अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर राज करती है। अब उत्तर प्रदेश में आप देखो नागरिक एक ही है, लेकिन केंद्र जो निर्णय लेगा वो भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर लागू होगा, और राज्य जो निर्णय लेगा वो भी लागू होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बिहार में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो सीमा है वो खत्म हो जाती है, वहां पर उसको अधिकार नहीं दिया गया। और बिहार सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में लागू नहीं हो सकता, ठीक है। तो अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि विषय अगर हम बात करें तो शिक्षा से जुड़े जो विषय हैं इस पर कोई एक सरकार, जैसे कि केंद्र सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है, ठीक है, और राज्य सरकार उसे नहीं मानना चाहे, तो जो ये शिक्षा वाला विषय इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। इस पर दोनों को निर्णय लेने का अधिकार है। राज्य सरकार भी अपने निर्णय ले सकती है, केंद्र सरकार भी अपने निर्णय ले सकती है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय को ना मानना चाहे तो क्या हो? तो यहां पर चूंकि हमारे देश में केंद्र ज्यादा पावरफुल है, इसलिए केंद्र का निर्णय ही मान्य होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। हाँ, ऐसा हो सकता है विवाद होने पर कोर्ट जा सकते हो, उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अधिकार क्षेत्र आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। कुछ विषयों को रखा गया, इन विषयों को 3 सूचियां जो दी गई उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, तीसरी जो विशेषता है, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो, केंद्र स्तर की सरकार हो, ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र की जो सरकारें होती जिन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उनकी भी विभिन्न स्तर की सरकारों की जो अधिकार क्षेत्र हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि संविधान में जो नियम, कायदा, कानून दिए गए उसी के आधार पर सारी की सारी कार्रवाई होती है। विभिन्न स्तर की सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो संविधान तय करता है, ठीक है। अच्छा, उनका अस्तित्व बना रहे और प्राधिकार यानी उनका अधिकार भी बना रहे, इसकी गारंटी और सुरक्षा ये दोनों भी संविधान ही देता है, ठीक है। हमारे देश में सर्वोपरि कौन है? संविधान सर्वोपरि, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अगला पॉइंट, चौथी विशेषता, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ये भी याद रखना, ये भी संघवाद की विशेषता है कि संविधान में जो मौलिक प्रावधान दिए गए, जो मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, उनको केवल एक स्तर की सरकार अगर चाहे कि केंद्र सरकार ही बदल दे तो वो नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिल करके ही मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव कर सकती है। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार अकेली चाहे या राज्य सरकार अकेले चाहे तो मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। यह भी एक विशेषता है। अगला पॉइंट, 5वां, 1 मिनट, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न बनता है कि भैया जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं इनके अधिकारों की व्याख्या कौन करेगा? अगर मान लो केंद्र सरकार कह रही कि नहीं इसका मतलब ये है, राज्य सरकार कह रही कि नहीं इसका मतलब वो है, ठीक है, तो भाई इस झगड़े को निपटाएगा कौन? उस संविधान में दिए गए प्रावधान की व्याख्या कौन करेगा? ये कौन बताएगा कि इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो अदालतों को संविधान और उसमें जो विभिन्न स्तर की सरकारें दी गई हैं इनके
अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया, यानी कि ये व्याख्या संविधान की व्याख्या या अधिकारों की व्याख्या अदालतें ही करेंगी। ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? उसका निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार कहती है कि भाई हम जो नियम बनाएंगे वो लागू होगा, राज्य कहता है कि हम वो नियम नहीं लागू करेंगे। कई बार सरकारें अलग अलग होती हैं। ठीक है, आप देखोगे जैसे कि अभी एग्जाम्पल के रूप में हमारे देश में माननीय मोदी जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो क्या उसे कहते हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की उन्होंने एक योजना लागू की। मुझे योजना का नाम नहीं, आयुष्मान कार्ड की योजना। ठीक है, आयुष्मान कार्ड की योजना लागू की। जब तक दिल्ली में, मुझे जहां तक जानकारी है, मैं कंफर्म नहीं उस बात पे, मैंने एक दो बार न्यूज में सुना था, मैं चूंकि दिल्ली का निवासी नहीं, अगर आप कंफर्म है तो बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे जहां तक जानकारी है, केजरीवाल जी ने इस निर्णय को अपने आप पर लागू नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा कि भाई हम क्लिनिक चला रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, वहां पर सबका फ्री में इलाज होता है, हम क्यों इस योजना को यहां पर लागू करें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर केंद्र दबाव बनाए कि नहीं नहीं हमें लागू ही करना है, ठीक है, तो राज्य और केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो इसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा छठी विशेषता है इसको भी समझो। वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। अगर हम बात करते हैं कि भैया पैसा कहां से आएगा, राज्य सरकारों की कमाई कहां से होगी, केंद्र सरकार की कमाई कहां से होगी, तो भैया संविधान में इसके लिए भी विस्तृत रूप से जानकारियां दी गई हैं कि भैया वित्तीय स्वायत्ता यानी कि पैसा, टैक्स वसूलने का जो अधिकार है, राज्य सरकारों को भी दिया गया है, केंद्र सरकारों को भी दिया गया। आप देखोगे आपके यहां पर जो पेट्रोल डीजल मिलता है, ठीक है, हर राज्य में मिलता है, उस पर राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो हर प्रोडक्ट पर, ठीक है, जीएसटी भी लगाई जाती है, टैक्स भी लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए कि राज्य सरकार किन किन चीजों पर कितना कैसा क्या टैक्स लगा सकती है, पैसा वसूल सकती है। इसी तरह से आप देखो पंचायती राजों को भी अधिकार दिए गए, जो ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी टैक्स लगा सकते हैं, उनको भी इसके अधिकार दिए गए कि तुम पैसा कहां से कमाओगे तो तुम इन इन क्षेत्रों में यहां पर ऐसे ऐसे टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सातवीं विशेषता की। ठीक है, तो कहा जा रहा है इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, दो उद्देश्य बताए गए। कौन कौन से? पहला उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ये क्या करता है? देश की एकता को सुरक्षित रखने में मदद करता है, देश को अखंड बनाए रखने में मदद करता है और उसे बढ़ावा भी देता है। इसके साथ ही पहला उद्देश्य तो हो गया कि एकता को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। कैसे? क्योंकि संघवाद में शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच में डिवाइड कर दी जाती हैं और राज्यों को यह अधिकार होता है कि वो जो उनके दैनंदिन कामकाज हैं, जो राज्य के महत्व से जुड़े विषय हैं, उन पर वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। ऐसे में अच्छा, राज्यों का जो गठन किया जाता है वो भी क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मान लो अगर क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन ना किया गया हो और केंद्र के पास सारी शक्तियां हो, और अगर भारत में एकात्मक शासन हो तो क्या होगा? भारत में विविधताएं इतनी ज्यादा हैं कि आपको क्षेत्र बदलते ही विविधता देखने को मिलेगी। जब 2011 में, सन 2011 में जनगणना हुई थी तो 1300 से अधिक, कितनी, एक मिनट, 1300 से अधिक भाषाएं दर्ज करवाई गई थी। उन 1300 से अधिक भाषाओं को जब संगठित किया गया और उनमें उनकी मूल भाषाएं निकाली गई, ठीक है, तो 121 मूल भाषाओं की ये रूप देखने को मिले। इतनी अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और फिर इनमें से 22 भाषाओं को संविधान में मुख्य रूप से दर्ज किया गया था। ठीक है, अब एक ऐसा देश जहां पर 1300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग रहते हैं, जहां पर हर एक प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलता है, चाहे वो ग्लेशियर हो, पहाड़ हो, पठार हो, तटीय मैदान हो या फिर आपके बीच हो, हर प्रकार का आपको इलाका देखने को मिलता है। एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, अगर वहां पर केवल एक केंद्र एक प्रकार का नियम पूरे देश पर लागू करेगा तो भाई हर किसी के लिए वो सही नहीं होगा।
ठीक है, हर कोई उस नियम को नहीं मान पाएगा। ऐसे में विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया गया और राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने यहां की सहूलियत के हिसाब से नियम बनाएं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के रूप में आप दिल्ली को ले सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया। अब अगर यह फार्मूला पूरे देश में लागू किया गया होता तो वो कहते दक्षिण भारत वाले कि हमारे यहाँ तो प्रदूषण है नहीं, आप हमारे यहाँ क्यों लागू कर रहे हो, इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से ऐसे कानून हैं जो केवल एक राज्य की आवश्यकता होते हैं। जब उनको स्वतंत्र अधिकार दिया जाता है कि आप अपने राज्य की आवश्यकता के हिसाब से नियम बना सकते हो, तो वहां की जो विविधताएं हैं उनका सम्मान होता है, देश एक बना रहता है। ठीक है, इसीलिए जो संघवाद है ये देश की एकता को न केवल सुरक्षित करता है, न केवल बढ़ाता है, बल्कि देश को संगठित बना करके रखता है। हाँ, मतलब वही बात, देश की एकता की सुरक्षा करता है, उसे बढ़ाता है और विविधताओं का पूरा सम्मान करता है। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है। जहां प्रदूषण नहीं है वहां पर अलग तरह का नियम लगेगा, जहां पर है वहां पर अलग तरह का नियम लगेगा। जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पर अलग तरह का नियम लगेगा, जहां अमीर है वहां अलग तरह का नियम लगेगा। यानी असमान लोगों के साथ में समान व्यवहार नहीं होता है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर संघवाद है, संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है इस कारण, चूंकि एकता को सुरक्षित रखना और विविधता का सम्मान करना ये दोनों उद्देश्य संघवाद के। ठीक है, इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी चीजें? विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच बंटवारे के नियम, सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति हो। यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो सत्ता के नियमों का बंटवारा किया जाए कि किस क्षेत्र में कौन निर्णय लेगा, किस टॉपिक पर कौन निर्णय लेगा, किस टॉपिक पर किसका निर्णय मान्य होगा, ये जो नियमों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किया जाए, उस पर राज्य और केंद्र दोनों की सहमति होनी चाहिए। तभी जो संघवाद है वो बेहतर तरीके से चल सकता है। दूसरा, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा हो, बंटवारे के जो नियम तय किए जाएं, उस पर राज्य और केंद्र की सहमति होनी चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। हाँ, कि भरोसा ये होना चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जो केंद्र को अधिकार दिए गए और जो राज्य को अधिकार दिए गए, वो उन अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। जो केंद्र को अधिकार दिए गए उस पर केंद्र निर्णय लेगा, जो राज्य को अधिकार दिए गए उस पर राज्य निर्णय लेगा। एक दूसरे पर जबरदस्ती या दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। ठीक है, आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। पहला पक्ष आपसी भरोसा कि भैया जो बंटवारे के नियम तय किए गए उस पर हम सहमति दर्ज करते हैं, राज्य और केंद्र दोनों सहमति दर्ज करते हैं। ठीक है, और हमें एक दूसरे पर भरोसा भी है। ठीक है, कि भाई दोनों पक्ष अपने अपने अधिकारों को मानेंगे। ठीक है, और साथ रहने पर सहमति भी। ठीक है, नियमों पर सहमति, साथ रहने पर सहमति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक अब आपका जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। पहले टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहले टॉपिक में हमने संघवाद का मतलब समझा, संघीय और एकात्मक शासन में अंतर समझा और संघवाद की 7 प्रमुख विशेषताओं को भी समझ लिया। अब यहां से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है संघीय ढांचे के प्रकार। अब आपको यहां पर साथ आकर संघ बनाने और साथ लेकर संघ बनाने, दोनों प्रकार के संघीय ढांचों को समझना है, इनकी अवधारणाओं को समझना है और इनके बीच के मुख्य अंतर को समझना है। ठीक है, तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है, हर संघीय सरकार में, भारत में अलग तरह से है, आपको अमेरिका में अलग तरह से मिलेगा, स्विट्जरलैंड में अलग तरह से मिलेगा। यानी आप किसी भी संघीय सरकार में जाओ, ठीक है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो आपका, ठीक है, हर संघीय सरकार में, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, अलग अलग तरह से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। लेकिन बंटवारे के जो तरीके हैं वो केवल 2 हैं। संघीय ढांचे के जो प्रकार हैं वो केवल, देखो, बंटवारा अलग अलग किस्म से आप सत्ता का बंटवारा अलग अलग किस्म से कर सकते हैं, लेकिन जो संघीय ढांचे के प्रकार हैं वो केवल दो प्रकार ही होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, सब पॉइंट एक एक करके समझो। ठीक है, तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई, यानी सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो संघ की स्थापना की गई है, जो संघवाद का की स्थापना की गई है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, यानी किस तरह से संघ बना। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित होती हैं। पहला तरीका कौन सा है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, साथ आकर संघ बनाना। ठीक है, इसमें होता क्या है, किस तरह से साथ आकर संघ बनाया जाता है, थोड़ा डिटेल में इसको समझो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न बनता है इस पर। पहला तरीका है कि इसमें दो या उससे अधिक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य, जैसे कि दो राज्य मिलकर के आ जाएं या दो से अधिक राज्य मिलकर के आ जाएं जो स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, जिनके पास अपनी आजादी है, स्वतंत्र और संप्रभु है, यानी अपने राज्य पर उनका पूरा अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्र हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य, या आप कह सकते हो स्वतंत्र इकाइयां, पूर्ण रूप से राज्य ना भी हो तब भी इकाइयां। ठीक है, वो चाहे राज्य हैं या राज्य नहीं है, फिर भी जो है तो दो या दो से अधिक संपूर्ण राज्य या इकाई अपनी संप्रभुता और पहचान बनाए रखते हुए, यानी कि उनकी पहचान भी बनी रहती है और उनकी आजादी भी बनी रहती है, वो किसी के गुलाम नहीं होते, ना ही किसी के अधीन होते हैं, वो अपनी संप्रभुता और पहचान को बनाए रखते हुए सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए, यानी राज्य छोटे छोटे हैं, उनके पास पावर कम है, चार राज्य मिल गए एक बड़ा देश बना लिया। ठीक है, चार राज्य मिल गए, ताकत बढ़ गई, अब उनके पास में क्षमताएं बढ़ गई, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाई, फिर चार राज्य जब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो अपनी खुशहाली भी बढ़ाएंगे, वो तेज प्रगति कर पाएंगे। ठीक है, तो सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से, बिना किसी के दबाव में आकर के साथ आकर एक बड़ी इकाई या देश का निर्माण करते हैं। क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्य या फिर आप कह सकते हो इकाइयां, ठीक है, राज्य ना भी बने हो तब भी, ठीक है, दो या दो से अधिक बड़ी इकाइयां या राज्य जो कि आजाद हों, अपनी संप्रभुता यानी आजादी और पहचान को बनाए रखते हुए अपनी खुशहाली और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक साथ आकर के एक बड़ी इकाई या देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण। ठीक है, इसमें होता क्या है, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों को आप देख सकते हो। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें क्या है, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आए, अपनी मर्जी से साथ आए और एक बड़ी इकाई बनाई, एक देश का निर्माण किया ताकि उनकी सुरक्षा और खुशहाली बनी रह सके। ठीक है, उद्देश्य भी आपने समझ लिया, कैसे करते हैं ये भी समझ लिया। इस तरह के संघीय व्यवस्था वाले देश में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होते हैं। जितने भी राज्य हैं, जो प्रांत हैं, पहले क्या थे, पहले ये स्वतंत्र राज्य थे, अब स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर के एक देश बना लिया, राज्य भी स्वतंत्र हैं, ये किसी के गुलाम नहीं बने, इनके पास अपने क्या क्या कहा जाए, संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरस ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहां पर हुआ क्या, 4, 6 या 8 या दो से अधिक जितने भी हो, 20, 30, 40, 50, 100, उन प्रांतों ने मिलकर के एक देश का निर्माण किया। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, चूंकि यहां पर राज्य देशों का निर्माण कर रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, राज्य साथ में आए और राज्यों ने साथ में आकर के एक बड़ी इकाई या देश का निर्माण किया। इस तरह संघीय व्यवस्था वाले देश में होता क्या है कि जो प्रांत होते हैं, इन सभी प्रांतों को समान अधिकार है, क्योंकि सभी ने मिलकर के एक देश का निर्माण किया है, इसमें किसी का कम या ज्यादा योगदान नहीं है, सभी ने मिलकर के किया है, इसलिए सभी प्रांतों सभी राज्यों को समान अधिकार है। दूसरा, ये केंद्र के बरसक ज्यादा ताकतवर होते हैं, यहां पर केंद्र के पास ताकत कम होती है और जो राज्य सरकारें होती हैं इनके पास ताकत ज्यादा होती है। ठीक है, पॉइंट याद रखना, अभी आ गया, इसका भी चार्ट बन पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसमें एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी मर्जी से सत्ता को अलग अलग राज्यों में बांटता है। क्या होता है यहां पर एक बड़ा देश है, जैसे कि भारत। ठीक है, भारत, इसमें हुआ क्या, इसमें एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधताओं और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं। उसने सबसे पहले तो अपनी आंतरिक विविधता देखी, जैसे भारत में आप देखोगे बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए भारत में जो राज्यों का डिवाइडेशन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया। ठीक है, दूसरी, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अगर बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, तो प्रशासन को संभालना
लोगों को सुविधाएं दे पाना, प्रशासनिक सुविधाएं उतनी अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटे छोटे इलाके हैं तो वहां पर वहां की स्थिति को देखते हुए नियम बनाए जाएंगे और कानून का सही तरह से वहां पर पालन किया जाएगा, लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो आंतरिक विविधता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी मर्जी से सत्ता को अलग अलग राज्यों में बांटता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि भाई पहले तरीके में कई सारे राज्यों ने मिलकर के एक देश बना लिया, दूसरे तरीके में एक देश ने अपनी सीमा को, एक देश ने अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्र को अपनी आंतरिक विविधता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सारे राज्यों का गठन कर दिया, ठीक है। देश को कई सारे राज्यों में बांट दिया, यानी एक राष्ट्र, एक बड़ा राष्ट्र अपने सभी राज्यों को साथ लेकर चलता है। इसने क्या किया, इसने एक बड़ा देश है, दूसरे तरीके में उसने राज्यों का गठन किया। पहले में क्या था, यहां पर राज्य देश का निर्माण कर रहे थे, यहां पर एक देश ने राज्यों का गठन किया, राज्यों में बांट दिया अपने देश को, ठीक है। यानी एक बड़ा राष्ट्र अपने सभी राज्यों को साथ लेकर चलता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है। इसने पहले क्या किया, पहले अपनी आंतरिक विविधता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यों का निर्माण किया, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया कि भैया राज्य को हम कौन कौन से अधिकार दे रहे हैं कि इन अधिकारों पर, इन इन क्षेत्रों पे तुम अपने नियम बना सकते हो, ठीक है। कुछ शक्तियां दी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि देश खुद अपनी शक्तियां राज्यों को देता है, और पहले में क्या था, पहले में राज्य मिलकर के केंद्र का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसका उदाहरण कौन कौन से, इसमें भारत, बेल्जियम और स्पेन, इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। भारत क्या है, भारत पहले एक बड़ा देश था और एक बड़े देश ने अपने देश को राज्यों में डिवाइड किया, भाषा के आधार पर अधिकतर राज्यों का निर्माण किया गया, आप जानते ही हो, ठीक है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भाषाई राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। थोड़ा और गहराई में जाते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। इसकी इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र ज्यादा ताकतवर हुआ करती है, ठीक है, हुआ करती है, थोड़ा करता है होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो दूसरा तरीका है इसमें केंद्र के पास में ज्यादा ताकत होता है। क्यों, क्योंकि केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया। पहले में क्या है, पहले में राज्यों ने देश का निर्माण किया, इसलिए जो पहला तरीका है उसमें राज्य ज्यादा ताकत, केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं, कौन, प्रांत, ठीक है, प्रांत जो है वो ज्यादा ताकत, लेकिन दूसरे तरीके में केंद्र ज्यादा ताकतवर है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न राज्य हैं उनको ज्यादातर समान अधिकार दिए गए, लेकिन कुछ विशेष प्रांत ऐसे भी होते हैं जिनको विशेष अधिकार चाहिए, उनकी वहां की विविधता को देखते हुए या भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, क्यों कैसे दिए जाते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके, ठीक है। क्यों केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया और क्यों विशेष दर्जा दिया गया, क्यों विशेष अधिकार दिए गए, इस पर भी पूरा डिटेल में जानकारी रखी है, आप समझना, ठीक है। तो आपने यहां पर जो दो तरीके इनको समझ लिया, अब इसका भी एक चार्ट बना लो, ठीक है, क्योंकि चार्ट अगर आप बना लोगे तो चार्ट से आप समझ लोगे, रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, चार्ट की जो मुख्य डायग्राम है वो बना करके रखते हैं, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो और कॉपी और पेन में उसमें चार्ट में लिखते चलना, ठीक है। मैं बताता चल रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको 3 लाइनें करनी है, ठीक है, 3 फेज करो चार्ट के, 1 2, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। और कितने पॉइंट रखने हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट रख लो, ठीक है। पहले तो ऊपर एक हेडलाइन के लिए छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है, 6 लाइनें कर लो आप, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको वो सारे पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले यहां पर तुलना का आधार रखो, ठीक है, तुलना, तुलना, तुलना लिख दो, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखो साथ आकर संघ बनाना, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हो कमिंग टुगेदर, ठीक है, साथ आकर, पहला तरीका हम पहला लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इधर लिख लो दूसरा तरीका, यानी कि साथ लेकर संघ बनाना, यानी कि होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। 2 प्रकार हैं, एक कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। इसके बाद ये यहां पर आपको मेन पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि मूल अवधारणा, मैंने आपको बताया ना मूल अवधारणा आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर लिख लो मूल अवधारणा, मूल अवधारणा, ठीक है। यहां पर लिख लो गठन का कारण, क्यों बनाया गया, तो कारण आप लिख लो, ठीक है। इसके बाद में यहां पर तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो, 1 हो गया, 2, तीसरे पॉइंट में आप लिखो शक्तियों का संतुलन,
ठीक है, क्योंकि शक्तियों का डिवाइडेशन भी तो होता है, किसके पास ज्यादा किसके पास कम है, तो शक्तियों का संतुलन लिख लो यहाँ पर। ठीक है, शक्ति, मैं शक्ति लिख ले रहा हूँ, शक्तियों का संतुलन आप लिख लो। ठीक है, इसके बाद में एक लिखो राज्यों की स्थिति, दोनों में राज्यों की स्थिति कैसी होती है, तो राज्यों की स्थिति एक लिख लो। एक पॉइंट लिख लो संप्रभुता व पहचान। ठीक है, क्योंकि भाई पहचान राज्य दोनों में अलग अलग है, तो वो भी लिख लो। एक उदाहरण आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें 7 आकर संघ बनाने वाले में मूल अवधारणा की, तो इसमें कई स्वतंत्र राज्य अपनी मर्जी से 7 आकर एक बड़ा देश बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लो एक से न दो से अधिक, दो या उससे अधिक, या फिर लिख लो कई स्वतंत्र राज्य अपनी मर्जी से 7 आकर देश बनाते हैं। इसमें लिखो आप, एक बड़ा देश प्रशासनिक आसानी के लिए अपनी शक्तियों को राज्यों में बांटता है। इसमें एक एक बड़ा देश, ठीक है, अपनी आंतरिक विविधता और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अपनी शक्तियों को राज्यों में बांटता है। ठीक है, इसके बाद कारण अगर आप लिखोगे तो कारण में पहले पॉइंट में इसमें लिखो कारण अपनी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इसका कारण ये होता है क्योंकि कई राज्य आ रहे हैं साथ में, तो सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए। इसका जो कारण रहेगा सेकंड वाले का, वो देश की विशालता और क्षेत्रीय विविधता को संभालने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, एक नियम लागू करेंगे तो देश टूट जाएगा, इसलिए यहां पर देश की विशालता और विविधता को संभालने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम शक्तियों के संतुलन की बात करें, ठीक है, तो इसमें केंद्र और राज्यों के पास आमतौर पर बराबर शक्तियां होती हैं, बल्कि यहां पर जो राज्य वो ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो केंद्र और राज्य के पास आमतौर पर बराबर शक्ति। ठीक है, या आप इसमें लिखो केंद्र, इसमें लिखो राज्य के पास केंद्र से अधिक शक्ति। ठीक है, इसमें आप लिखो, क्योंकि यहां पर आमतौर पर प्रांतों के पास समान अधिकार होते हैं, लेकिन केंद्र के बरस थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है प्रांत। ठीक है, लेकिन आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो पहला तरीका है 7 आकर संघ बनाने वाला, इसमें केंद्र और राज्य के पास में आमतौर पर नॉर्मली बराबर ही शक्तियां होती है, लेकिन राज्य थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो इसमें कि केंद्र और राज्य के पास आमतौर पर बराबर शक्तियां, लेकिन राज्य अधिक ताकतवर, इतना लिखो। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इसमें आपको लिखना है केंद्र सरकार, जो राष्ट्रीय सरकार होती है, राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। यहां पर ये इसमें डायरेक्ट जो केंद्र सरकार है वो अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद जो आपका ये पॉइंट रहेगा राज्यों की स्थिति। ठीक है, इसमें सभी राज्यों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो पहला तरीका है। इसमें किसी भी राज्य को ज्यादा या कम शक्ति नहीं दी जाती है, सभी राज्यों को समान शक्तियां दी जाती हैं। लेकिन जो आपका ये दूसरा तरीका है, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग राज्यों को विशेष दर्जा के कारण असमान शक्तियां मिली होती, क्योंकि कुछ राज्यों की को उनकी भौगोलिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के आधार पर कुछ विशेष शक्तियां दी जाती हैं, जनसंख्या के आधार पर विशेष शक्तियां दी जाती हैं। ठीक है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो यहां पर आप कह सकते हो कि अलग अलग राज्यों को विशेष दर्जा के कारण असमान शक्तियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसे लिख लो। इसके बाद जो आपका अगला आएगा संप्रभुता और पहचान, तो पहले में यानी जो पहला तरीका है 7 आकर संघ बनाने वाला, इसमें राज्य अपनी संप्रभुता को अलग पहचान बनाए रखता है, राज्य अपनी संप्रभुता और अलग पहचान बनाए रखता है इसमें। ठीक है, राज्य केंद्र के अधीन नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है, इसमें संप्रभुता पूरे देश की एक होती है, यहां पर राज्यों की अलग अलग संप्रभुता नहीं होती है। ठीक है, राज्य उसके प्रशासनिक अंग होते हैं इस दूसरे तरीके में, क्योंकि यहां पर केंद्र जो है उसने राज्यों को बनाया, यहां पर राज्य ने केंद्र को नहीं बनाया। यहां पर राज्य एक तरह से आप कह सकते हो केंद्र के प्रशासनिक अंग होते हैं, जिनको केंद्र के द्वारा शक्तियां दी गई हैं। अगर आप अपने ऑफिस में रहने वाले 4 एम्प्लॉयज को शक्तियां दोगे कि तुम अपने हिसाब से निर्णय लो, तो जो एम्प्लॉय हैं वो आपके लिए काम करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो राज्य हैं वो केंद्र के प्रशासनिक अंग के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर उदाहरण देखा जाए, तो उदाहरण हमने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका पहले तरीके का, और दूसरे में आपको मिलते हैं भारत, बेल्जियम और स्पेन। इनको आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर लिख लो। ये आपका चार्ट बन जाएगा, जब भी आप रिवीजन करना चाहो तो इसका आराम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये चार्ट बहुत जरूरी होते हैं। इसमें हमने इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमने डिटेल में सारी चीजें लिख करके रखी हुई हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या चार्ट भी रखा जाए, थोड़ी जगह ज्यादा घेरेगा, लेकिन रिवीजन आपका आसान हो जाएगा। डबल बार चीजें हमको लिखनी पड़ेंगी, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रखते हैं चार्ट। ठीक है, बनवा देते हैं, आपका बनवा लो। ठीक है, वो आप अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपने दोनों तरीकों को समझ लिया, चार्ट भी बना लिए। अब यहाँ पर एक मैप दिया गया है पूरे विश्व का। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट अच्छी तरह से समझो, क्योंकि अगर आपने इसमें पॉइंट मिस किए तो फिर मैं नहीं जानता क्या होगा।
ठीक है, समझो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है हालांकि दुनिया में 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है। ये बात किस आधार पर कही जा रही है कि दुनिया में 193 देश हैं लेकिन उनमें केवल 25 ऐसे देश हैं जहां पर संघीय व्यवस्था है। ये बात कही जा रही है हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्रीज 2002 इसके रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, अगर आप हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्रीज 2002 की वेबसाइट पर जाकर के, मतलब इनकी वेबसाइट पर जाकर के चेक करोगे तो डेटा बिल्कुल यही मिलेगा। अच्छा, 2002 का डेटा है, काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि सन 2002 का डेटा था क्या, अब ऐसा तो नहीं कि डेटा बदल गया हो। ठीक है, तो मैंने वीडियो बनाने से पहले, इसके नोट्स बनाने से पहले इनकी वेबसाइट पर जाकर के चेक किया था। ठीक है, तो अभी इस डेटा में कोई भी परिवर्तन इन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। एनसीईआरटी ने चूंकि इनका डेटा लेकर के रखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमको इसे यही मानना होगा। हाँ, ये बात अलग की है कि 193 देश की जो यहाँ पर बात कही जा रही है वो कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो देश हैं वो कई नए बनते हैं, कई नए टूटते हैं। तो इस पर आप चाहो तो एक बार थोड़ा सा अपना फोकस कर सकते हो, थोड़ी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन जो ये 25 केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था, ये डेटा अभी भी इनकी वेबसाइट पर यही दिया गया है। लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है, ये बात एकदम करेक्ट है, ये भी इनकी वेबसाइट पर अभी भी बिल्कुल ऐसी ही है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय है, ये भी बात सही है। ठीक है, अधिकतर देश जो संघीय है, बड़े बड़े हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर से आपके सामने रखे हुए हैं। चाहे वो आपका कनाडा हो, चाहे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ये दोनों देश आपको संघीय मिलते हैं। रूस है, वो भी संघ शासित प्रदेश है। आपका भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राजील भी है, नाइजीरिया यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर इथियोपिया मिलता है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा है, कनाडा पूरा है। ठीक है, तो आप देखो दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं वो आपको संघीय मिलते हैं। अब चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना संघीय नहीं है, याद रखना। चाइना में एकात्मक शासन है, क्योंकि वहां पर केंद्र के पास ही सारी शक्तियां हैं। ठीक है, तो स्रोत जो है उसका वो यहाँ पर दिया गया है, मैंने चेक किया था, तो डिटेल तो यही है। बाकी अगर आप चाहो तो एक बार जाकर के चेक कर सकते हो। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 था, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। टॉपिक नंबर 2 कौन सा था? टॉपिक नंबर 2 है आपका संघीय ढांचे के प्रकार, आपने समझ लिया। अब यहां से आगे आपको समझना है भारत में संघीय व्यवस्था को, कि भारत में किस तरह की संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत गहराई से इसे आपको समझना है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें कई सारे रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी विविधता संभालने में मुश्किल आती है। मैंने चैप्टर 1 में आपको बताया था कि कितनी मुश्किलें इनको आई अपने देश की विविधताओं को संभालने में। ठीक है, यहाँ पर गृह युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई, बहुत से लोग मारे गए, काटे गए, यानी विविधता को संभालना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है फिर भारत जैसे विशाल देश में विविधता को संभालना कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। अब अगर भारत की विविधता की बात की जाए तो मैं यहां पर आपको छोटा सा डेमो देना चाहता हूं। मैं वीडियो वगैरह नहीं प्ले करूंगा, मैं आपको बताऊंगा बस। ठीक है, भारत की विविधता के बारे में देखो। अगर हम भाषाओं की बात करें तो जब सन 2011 में जनगणना करवाई गई थी तो टोटल 1300, अरे यार 1300 में बार बार 1100 बन जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे इरेज करके दोबारा बनाता हूं। टोटल 1300 भाषाएं दर्ज की गई थी। जो 1300 से ज्यादा ही थी, बल्कि भाषाएं जो थी ये मातृभाषाएं थी। लोगों ने अपनी अपनी मातृभाषाएं बताई थी। इनको जब समूहबद्ध किया गया, ग्रुप किया गया, तो 121 मेन लैंग्वेज निकल के आई, और इन 121 मेन लैंग्वेज में से टोटल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो कि संविधान में दर्ज की गई। ठीक है, तो इतनी अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। फिर अगर हम धर्म की बात करें तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और कई दूसरे धार्मिक और एवं आस्थाओं की परंपराओं को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, तो धर्म के आधार पर भी हमने देख लिया। अब अगर हम भौगोलिक परिस्थिति और मौसम की बात करें तो भारत में आपको हर तरह का मौसम देखने को मिलता है। किसी भी समय आपको चाहिए, आपको अभी सर्दी चाहिए है, चले जाओ, ग्लेशियर मिल जाएंगे सियाचिन वगैरह में। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लेशियर है। आपको अभी गर्मी चाहिए है तो भैया निकल जाओ दक्षिण भारत में, गर्मी मिल जाएगी। ठीक है, आपको भारत में किसी भी समय किसी भी प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, हर प्रकार का क्लाइमेट मिलेगा आपको। भारत में राजस्थान और गुजरात में रेगिस्तानी इलाके भी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाओगे तो बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर मिलेंगे। मध्य भारत में आओगे तो पठारी इलाके मिलेंगे, पठार बहुत बड़ा इलाका फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर भारत में आओगे जहां पर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर
आपको विशाल मैदान मिलेंगे। आप गोवा, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जाओगे तो यहाँ पर आपको समुद्र तटीय इलाके मिलेंगे, बीचेस देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, भारत में द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में लक्षद्वीप है। भारत की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि यहां सब लोग एक जैसे हैं। भारत की खूबसूरती तो इस बात में है कि इतनी सारी विविधताओं के बाद भी भारत एक है। भारत में हर प्रकार का क्लाइमेट, हर प्रकार की आपको भौगोलिक परिस्थिति, हर धर्म के लोग और दुनिया की लगभग सभी भाषाएं बोलने वाले लोग भारत में मिलेंगे। हाँ, वो बात अलग की है कि दुनिया की अलग अलग देशों में भाषाएं बोली जाती हैं, वो भारत में कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन हर मतलब भारत जितनी भाषाएं और किसी देश में नहीं बोली जाती। इतने अधिक विविधताओं वाला देश है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी विविधताओं वाले भारत को आखिर एक साथ मजबूती से चलाया कैसे जाता है। इसी चीज को यहां पर आपको समझना है। क्या है कि भैया, भारत जैसे विशाल देश में विविधता को संभालना कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था क्या है? आखिरकार भारत को कैसे चलाया था? भारत आज तक टूटा क्यों नहीं? क्योंकि जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस समय यह कहा गया था कि भारत अगले 10-15 साल भी नहीं टिक पाएगा, भारत टूट जाएगा। लेकिन हम आज भी एक हैं। क्यों एक है, कैसे एक हैं, इसके पीछे के कारण आपको भी यहां पर समझने हैं। ठीक है, तो यहां पर अब पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। देखो, भारत की आजादी की कहानी यहां पर आपको नहीं समझनी है, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि जिस समय भारत आजाद हुआ वो समय कोई हमारे लिए आसान नहीं था। उस समय दसियों लाख लोग मारे गए थे। बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, और उस समय जो मतलब दरिंदगी दिखाई गई थी, जिस तरह से लोगों को मारा काटा गया था, वो हम नहीं बोल सकते। उसे रक्त रंजित विभाजन ही कहा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, अंग्रेजों ने इतने साल हमारे ऊपर राज किया, इसके बाद भी हमें अंग्रेजों से इतनी नफरत नहीं है जितनी इस विभाजन से बने पाकिस्तान से नफरत है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अराजकता फैली थी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हुए। ये स्वतंत्र रजवाड़े जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो। देखो, जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ उस समय भारत में टोटल 565 स्वतंत्र रजवाड़े थे। कितने? 565। एग्जैक्ट संख्या दे रहा हूं मैं आपको, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कितने? 565 थे। अब इन 565 रजवाड़ों में से 552 रजवाड़े भारत में शामिल हुए और केवल 13 रजवाड़े जो थे वो गए पाकिस्तान के पास में। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव जिनका नाम है बीपी मेनन, इनको भारत की सभी 552 रियासतों का पूर्ण राजनीतिक एकीकरण करने में पूरे 2 साल का समय लगा। ठीक है, 1-2 दिन में नहीं। और जो 2 साल का समय लगा वो पूरे 552 में नहीं लगा। इसमें अधिकतर लमसम 545-50 के आसपास जो रजवाड़े थे उनको भारत में बहुत जल्दी शामिल कर लिया गया था। आजादी से पहले ही शामिल करने के लिए मना लिया गया था। लेकिन कुछ 5-6 ऐसे अपवाद थे जिनको शामिल करने में इनको थोड़ा लंबा समय लगा। अच्छा, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं अन्य देशों से, कंपेयर भी तो करके देख लो कि भाई अन्य देशों को कितना समय लगा। तो इटली नाम का एक देश है, इसको लगभग 9 प्रांत थे जिनको इन्होंने जोड़ करके अपना एक राष्ट्र बनाया, और 9 प्रांतों को, 9 राज्यों को एक करने में 23 साल का समय लगा। अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो सन 1848 से सन 1871 तक इन्होंने प्रयास किया, तब जाकर के इटली ने अपने यहां के 9 प्रांतों को एक करके एक देश बना पाए। ठीक है, वहीं अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी को केवल और केवल 39 रियासतों को एकजुट करने में 9 साल का समय लगा, सन 1862 से सन 1871 के बीच। और इस समय इन्होंने कड़ी मेहनत की और कई सारे गृह युद्धों से इनको गुजरना पड़ा 9 सालों में। ठीक है, अब वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितनी रियासतें थी? 565। ठीक है, 565 रियासतें थी, और इन 565 रियासतों को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन को मात्र 2 साल का समय लगा। एग्जैक्ट टाइम बताएं आपको तो एग्जैक्ट टाइम बता दे रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम आपको पता होगा तो थोड़ी क्लियरिटी रहेगी, आप अगर कहीं पर बोलोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मई सन 1947 से और मई सन 1949 के बीच में,
ठीक है, मई सन 1947 से 49 के बीच का समय लगा, 2 साल। ठीक है, कई बार कहा जाता है कि 18-19 महीने ही लगे थे, क्योंकि जो आखिरी के 3-4 रह गए थे उनको कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगा। 2 साल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके सब भारत का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, ये रियासतें थी 565। अब सोचो कितने महान व्यक्ति। ऐसे ही नहीं लौह पुरुष कहा जाता है इनको, लौह पुरुष कहा जाता है इस कारण से कि 552 रियासतें भारत में ले आए, पाकिस्तान को केवल 13 रियासतें ले जाने दी गई, केवल 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। ये थोड़ा सा पेचीदा है, अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप भारत की संघीय व्यवस्था को ऐसे समझ लोगे कि भाई आप से कोई भी प्रश्न पूछे आप तुरंत उसका जवाब एक बार में दे दोगे। समझो, भारत को क्या कहा गया, राज्यों का संघ घोषित किया, लेकिन इसमें संघ शब्द नहीं आया। देखो, संघ शब्द जो है इसको इंग्लिश में 2 शब्दों से हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। एक संघ है फेडरलिज्म, ठीक है, और एक संघ है यूनियन। क्या है, एक संघ है फेडरलिज्म और एक संघ है यूनियन। जो फेडरलिज्म है ये संघवाद का पहला तरीका। हमने जो 2 तरीके डिस्कस किए, ठीक है, 2 तरीके, इसमें एक आता है आपका फेडरलिज्म और एक आता है आपका यूनियन। ठीक है, दोनों को डिटेल में डिस्कस करूं। भारत क्या है, भारत ने राज्यों का संघ घोषित तो किया, लेकिन संघ शब्द नहीं आया। ये जो संघ शब्द है ये फेडरलिज्म नहीं आया। क्या नहीं आया, फेडरलिज्म नहीं आया। इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, समझो इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, 1 मिनट, ओके, हाँ, देखो, भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये दुनिया के अन्य देशों से थोड़ी अलग और अनोखी है। भारत ने एक अनोखा तरीका अपना है। इसमें क्या है, जो राजनीतिक विज्ञान के महान व्यक्ति हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उनका कहना है कि भारत में जो संघवाद है ये पूर्ण नहीं है, भारत में अर्ध संघ है। यानी कि भारत पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन अर्ध संघ होने के बाद भी नॉर्मल समय में अगर आप देखोगे तो भारत में पूर्ण रूप से संघवाद देखने को मिलता है। कैसे, 2 तरह का संघवाद भारत में लागू होता है। जब नॉर्मल समय चलता है, भारत एक फेडरल देश की तरह काम करते हैं, यानी कि राज्य सरकारें अपने फैसले खुद लेती हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यों में स्वतंत्र रूप से अपना काम चलाते हैं। ये नॉर्मल समय के लिए है, ठीक है, जब भी नॉर्मल समय होगा तब इनको पूरे अधिकार दिए गए। लेकिन जब संकट का समय आएगा, जब आपातकालीन स्थिति आएगी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, तब भारत तुरंत एक यूनियन बन जाता है। ठीक है, हमारे देश के संविधान में ये बात रखी गई कि जब संकट का समय आएगा, जिस समय संकट आएगा, आपातकाल आएगा, तब भारत एक यूनियन बन जाएगा। और उससे पहले क्या रहेगा, उससे पहले हमारा नॉर्मल समय में हमारा भारत देश फेडरल रहेगा, यानी कि भारत में संघीय शासन फेडरलिज्म वाला रहेगा। ठीक है, कैसे, जहां जब हमारा देश यूनियन बनेगा, यानी कि जब आपातकाल की स्थिति आएगी, तब सारी की सारी पावर केंद्र के हाथ में चली जाती है और राज्य जो है वो केंद्र के अधीन हो जाते हैं। इसे कहते हैं इमरजेंसी का टाइम। आपने देखा है, एक बार इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय हमारे देश का जो फेडरलिज्म है वो समाप्त हो गया था, संघवाद समाप्त हो गया था। ठीक है, और हमारे यहां पर क्या हुआ था, हमारे पर उस समय यूनियन, उस समय कह सकते हो हमारा भारत देश यूनियन बन गया, संगठित हो गया एकदम एक। ठीक है, पूरे देश में एक नियम, राष्ट्रपति शासन लागू, एक राजा। ठीक है, तो हमारे भारत देश को बहुत से लोग क्या कहते हैं, ये अर्ध संघ है, क्योंकि यहां पर संघवाद नॉर्मल समय में अलग तरह से चलता है और जब आपातकाल का समय आता है, संकट का समय, तब अलग तरह से चलता है। ठीक है, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ तो घोषित किया गया, लेकिन इसमें फेडरलिज्म वाला संघ नहीं आया पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारा भारत देश फेडरल नहीं है, संघीय नहीं है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। सिद्धांत तो हमने ये अपनाया, लेकिन पूर्ण रूप से इसे फेडरल नहीं कहा, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत लंबे दौर से बहुत मुसीबतों से निकल के आया। इसलिए प्रसिद्ध विचारक हैं जिनका नाम है केसी व्हीलर, इन्होंने भारत को अर्ध संघीय कहा हुआ, यानी एक ऐसा फेडरलिज्म जिसमें केंद्र बहुत ज्यादा मजबूत हो। हमारे यहां पर केंद्र बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन राज्यों को भी पावर दी गई, नॉर्मल समय में अलग, संकट के समय में अलग। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो नॉर्मल फेडरलिज्म है,
ठीक है, और जो यूनियन है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे कि हमारा भारत देश जो है, वहां पर हम कहते हैं हमारा भारत का जो संघ है वो यूनियन वाला, यूनियन इंडिया, ठीक है, यूनियन कहते हैं। और जैसे यूएसए है तो यूएसए अपने आप को कहता है फेडरल, ठीक है। हमने दो उदाहरण देखे, एक भारत का और एक यूएसए का, दोनों में अंतर समझ लो। देखो जो यूएसए वाला फेडरलिज्म है ये संघवाद का पहला तरीका अपनाकर बना। यहां पर राज्यों ने केंद्र का निर्माण किया है, ठीक है। तो यहां पर जो भी व्यक्ति है उसे दोहरी नागरिकता लेनी होती है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग, क्योंकि यहां पर राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहां पर कुछ भी हो जाए, जो केंद्र है वो राज्य को अपने अधीन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए वहां पर जो व्यक्ति रहेगा उसे राज्य की अलग से नागरिकता लेनी होगी और केंद्र की अलग से। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, सिर्फ भारत के नागरिक, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, ठीक है। अगर संविधान की बात की जाए तो जो फेडरलिज्म है यूएसए वाला, अमेरिका वाला, जो पहला तरीका अपनाता है जहां पर राज्यों से केंद्र बना हुआ है, वहां पर हर राज्य का अपना संविधान होता है, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए जो कि हमारा यूनियन है, यहां पर क्या है, यहां पूरे देश का एक ही संविधान है, राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका की बात की जाए तो भैया जो फेडरलिज्म है यूएसए वाला, वहां पर राज्यों को अपनी स्वतंत्र अदालतें दी गई हैं। लेकिन संघ, अगर हम भारत के संघ की बात की जाए तो यहां पर एकीकृत न्यायपालिका है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है। आपने देखा सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय हर राज्य को मानना होगा, हर किसी को मानना होगा, ठीक है। अगर राज्यों के अस्तित्व की बात की जाए तो जो फेडरलिज्म यूएसए वाला है, ठीक है, वहां पर केंद्र सरकार किसी राज्य का नक्शा या नाम नहीं बदल सकती, ठीक है। ना तो नाम बदल सकती, ना तो राज्य का नक्शा बदल सकती, क्योंकि वहां पर राज्य ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें भारत की, क्योंकि भारत एक यूनियन है, भारत में केंद्र ज्यादा ताकतवर है, इसलिए संसद जब चाहे किसी राज्य का नाम या सीमा या नक्शा बदल सकती। जैसे बिहार और झारखंड को अलग किया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, ठीक है। जैसे आपने लद्दाख में देखा, जम्मू कश्मीर में देखा, ठीक है। ऐसे केंद्र जो है हमारे यहां पर ज्यादा ताकतवर है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का जो संघ है और यूएसए का जो संघ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका कंफ्यूजन जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। आपने दोनों का अंतर समझ लिया। जो हमारे देश में संघ है वो कैसा है, वो यूनियन वाला है, ठीक है। यहां पर केंद्र ज्यादा ताकतवर है और केंद्र को इतनी ताकत है कि जब भी इमरजेंसी का टाइम आएगा उसे उस समय केंद्र जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा, ठीक है। हमारे भारत में संघवाद को पूरी तरह से मॉडिफाई करके यूज किया गया है जिससे कि हमारे देश की एकता खंडित ना हो। अब बताओ क्या भारत की एकता खंडित हो सकती है? अगर कोई राज्य बगावत करना चाहे तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी, राज्य के सारे अधिकार खत्म। बताओ होगा? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो राज्य अलग होना तो हो, चाह कर भी अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहीं यूएसए वाला संघवाद होता तो क्या होता? तो राज्य अपना स्वतंत्र देश बना सकता था, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में राजनीतिज्ञ एक से एक बड़े पड़े हुए हैं, आप जानते हो कितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को समझते हैं। तो आपने यहां पर इतना समझ लिया कि हमारा जो भारत का संविधान लिखा गया, ठीक है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, लेकिन फेडरल टेरिटरी घोषित नहीं किया गया, ठीक है। फेडरलिज्म नहीं कहा गया, यूनियन कहा गया इंग्लिश में, ठीक है। फेडरलिज्म और यूनियन में अंतर है, संघ शब्द दोनों है, ठीक है। संघ ये भी है, संघ वो भी है, राज्यों का संघ, संघ ये भी है, समझ रहे। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ, लेकिन इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हुए। हमने आपको यहां पर बताया था, समझो इस चीज को एक बार देखो। यहां पर क्या कहा गया इस पॉइंट में कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। मुख्य रूप से दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दिए। लेकिन इसके बाद अगर कोई सरकार चाहे तो उसे मॉडिफाई कर सकती है, और सरकार ने मॉडिफाई किया भी, भारत में सरकार ने मॉडिफाई किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, एक मिनट इरेज कर लेते इसे, मजा तो आ रही होगी आपको समझने में, आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। याद रखना, संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, सात की सातों विशेषताएं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पे लागू होती हैं। सभी विशेषताओं का ध्यान रखा गया, ठीक है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का भी प्रावधान किया, एक संघ सरकार जिसे केंद्र कहते हैं, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, जो कि कर भी रहा है। और बाद में चल करके आगे हम इससे और एक स्तर आगे निकले, पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ दिया,
ठीक है, यानी हमारे यहां पर नॉर्मल समय में जो संघवाद चल रहा है ये अन्य देशों से बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमने तीसरा स्तर भी जोड़ा हुआ है जो कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी जब आएगी, ठीक है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, तब स्थिति अलग तरह की होगी। ठीक है, आगे किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। अब चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो या पंचायती राज हो, ठीक है, तीनों को संविधान के द्वारा अपनी अपनी कुछ विशेष पावर दी गई है। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र और राज्य में तो डिवाइडेशन कर दिया गया, अब जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पंचायती राज, जो नगर पालिका है, उनको अधिकार नहीं दिए गए। ऐसा नहीं, तीनों को संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए। तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन भागों में तीन हिस्सों में बांटा गया है। ये तीन सूचियां इस प्रकार से हैं। ठीक है, एक आपको मिलती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी मिलती है समवर्ती सूची। इसके बाद एक और सूची बनाई गई जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो देखो यहां पर जो पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिकार दिए गए हैं, इनके बारे में लास्ट में बताया गया है। ठीक है, उसमें लास्ट में हम समझेंगे। ठीक है, अभी यहां पर आपको जो केंद्र और राज्य के बीच में डिवाइडेशन किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है, इनको समझो। विधायी अधिकारों की जो तीन हिस्से में बांटे गए, इनको समझ लो पहले। ठीक है, तो संघ सूची की पहले बात करते हैं। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए। अच्छा, संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? कई बार प्रश्न आ जाता है। आप कहोगे सर आपने तो कह दिया कि प्रतिरक्षा यानी सुरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गई, ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय, लेकिन हैं कितने टोटल? तो समझो जिस समय हमारे संविधान को लिखा गया था उस समय इसमें 97 विषय टोटल थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में संघ सूची में अब टोटल 100 विषय हैं। कितने? 100 विषयों को रखा गया है। ठीक है, याद रखना, पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है। अब सुरक्षा से जुड़े मामले हैं तो भाई एक तरह की नीति लागू होगी, विदेशी मामलों से जुड़े हैं तो उसमें भी एक तरह के ही नीतियां लागू होंगी, बैंक से जुड़े हुए हैं तो वो भी एक तरह की नीतियां, एक तरह के जो तो नियम रहेंगे। संचार से जुड़े हुए, पूरे देश के लोगों को एक दूसरे से जुड़ना है, बात करना है, एकता बनाकर रखनी है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए विषय हैं, चूंकि उनके लिए पूरे देश में एक ही तरह के नियम लागू करने होते हैं, इसलिए क्या किया गया, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को दिया गया, क्योंकि एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। ठीक है, फिर आती है राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय रखे गए। कौन कौन से हैं? पुलिस, व्यापार। ठीक है, व्यापार जो है हर राज्य की जरूरत होती है। ठीक है, तो व्यापार को भी इसमें रखा गया। अच्छा, अब आप कहोगे कि भैया व्यापार को सर इसमें भी रखा गया। ठीक है, और व्यापार तो विदेशों से भी होता है, तो दोनों के हैं ये। ठीक है, दोनों अपने अपने स्तर पर देखता है इनको। ठीक है, उसको आगे चल करके अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, वाणिज्य जो है, कृषि जो है, सिंचाई जो है, ये प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, राज्य सूची में टोटल कितने विषयों को रखा गया? प्रश्न आता है ये भी। तो जब संविधान बना था तब टोटल 66 विषय थे। कितने? 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में 61 विषय रखे गए केवल, बाकी 5 विषयों को इससे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, पहले संघ सूची में कितने थे? 97, नोट कर लो भाई, और अब कितने हैं? 100। ठीक है, 3 विषय इसमें और जोड़े गए, जबकि राज्य से 5 विषय रिमूव किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कब रिमूव किए गए, कब जोड़े गए, ये हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, इसके बाद आती है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, इसके अलावा मजदूरी संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। ठीक है, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य इन दोनों की साझी दिलचस्पी है। ठीक है, उन पर नियम बनाने का अधिकार क्या है कि भाई इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों को ही होते हैं। ठीक है, दोनों को अधिकार दिए गए।
राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि भैया समवर्ती सूची में टोटल कितने विषयों को रखा गया है? तो जिस समय हमारे संविधान का निर्माण किया गया था उसमें 47 थे, और अभी के समय अगर आप देखोगे तो 52 विषय है, यानी इसमें 5 विषयों को जोड़ा गया है। ठीक है, और 5 विषय राज्य सूची से रिमूव किए गए, याद रखना। ठीक है, शिक्षा, वन, समवर्ती सूची, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये जो विषय किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में। ऐसे ही टोटल 47 है, आप गूगल पर सर्च करके निकाल सकते हो। मैं लिस्ट यहाँ पर अगर आपके सामने रखता तो एक तो ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है नहीं लिस्ट बताना, ठीक है, चैप्टर में सिर्फ इतना ही दिया गया जितना कि आप नोट्स में देख रहे हो। नोट्स में मैं बहुत ज्यादा अलग से चीजों को ला करके नहीं रखता हूँ क्योंकि वो फिर अलग टॉपिक बन जाता है। ठीक है, हम चैप्टर से ज्यादा भटकना नहीं चाहते, इसलिए आपको संख्या बता दे रहे ताकि आपके माइंड में एक रहे, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास में, लेकिन जब टकराव होगा तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होगा। कौन से? समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पर बनाया गया कानून। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा एक सूची और है जिसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों में भी कुछ विषयों को रखा गया है। अब आप कहोगे कि भैया अवशिष्ट शक्तियों में कितने हैं? तो उसमें वो सभी आते हैं, समझो, देखो पहले डेफिनेशन समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं है, नहीं आते, ना समवर्ती में, ना राज्य में और ना संघ में। ठीक है, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद में आए, जिसमें संविधान बनाया गया उसमें ये विषय नहीं था। तो संविधान बनने के बाद जो भी विषय आए जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, ऐसे विषयों को क्या किया गया? हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी जो भी नया विषय आएगा या जो विषय इन सूचियों में वर्णित नहीं है, उन विषयों पर कानून बनाने या निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र को दिया, क्योंकि केंद्र हमारे यहां पर ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, समझ गए? अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? अवशिष्ट शक्तियों में कौन कौन से विषय आते हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3-4 पॉइंट ये और भी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझो। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साझी इकाइयों को बराबर अधिकार मिलते हैं। कहने का अर्थ ये कि संघवाद की जो सबसे बड़ी नीति है, जो सबसे बड़ा इनका ये अपनी मानकर चलते हैं मान्यता है, वो ये है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सब बराबर है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये नीति है, किसकी है? संघीय व्यवस्थाओं की। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था की नीति, ये सबसे बड़ी संघीय शासन व्यवस्थाओं की नीति है। इसमें होता क्या है? इसमें साथी इकाइयों को बराबर अधिकार, एक मिनट, थोड़ा डेफिनेशन सही है, एक्सप्लेन करने में उल्टा हो गया था। कहा जा रहा है सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। हाँ, अब सही आया। ठीक है, होता क्या है कि भैया जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इसमें सबको साथ लेकर चूंकि चलना है और सब बराबर होते नहीं है। ठीक है, अब एक देश में 4 राज्य हैं, चारों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, चारों की जो आर्थिक स्थिति वो अलग है, तो सभी को हम साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सूटर मतलब स्वेटर पहनकर घूमता है, कोई ऊनी कपड़े पहनकर घूमता है, कोई लुंगी धोती में घूमता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है। ऐसे में चूंकि सभी बराबर नहीं होते हैं तो हम सभी को बराबर अधिकार भी नहीं दे सकते। ठीक है, इस चीज को समझो। क्या कह रहा है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि सब बराबर होते ही नहीं है। अगर सब बराबर हो तो सबको बराबर अधिकार भी दिए जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। जितने भी राज्य हैं उनको बराबर अधिकार नहीं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया? पहले समझ लो कौन कौन से हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपनी विशिष्ट
सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। देखो, चूंकि भारत के सभी राज्य बराबर नहीं है, कुछ राज्यों में आप देखोगे तो विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वहां का क्लाइमेट अलग है, वहां की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए उन राज्यों को कुछ विशेष प्रावधानों के तहत जैसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्रदान की गई। वो विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों यानी उस राज्य में वहां पर रहने वाले लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी, यानी कि उनको उनके अधिकारों को संरक्षित करने में ये जो शक्तियां, विशेष शक्तियां दी गई, ये उनका मदद करती हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, विशेष शक्तियां स्वदेशी लोग यानी उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो विशेष दर्जा जिस राज्य को दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, इन राज्यों को हमारे यहाँ पर विशिष्ट दर्जा दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इनका जो समाज है वो थोड़ा सा अलग तरह का है। ठीक है, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण संविधान ने यहां पर अनुच्छेद 371 लागू किया। अब देखो, थोड़े समय पहले कश्मीर में 370 लगा हुआ था। ठीक है, इसलिए वहां पर उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। और 370 के तहत क्यों दिए गए थे, ये रीजन सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वहां पर अलगाववाद बहुत बड़ा हुआ था, रीजन उसके बहुत अलग थे। ठीक है, लेकिन 370 रिमूव कर दिया गया। ठीक है, वहां पर अब स्थितियां नॉर्मल होने लगी, वहां पर राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग स्थितियां वहां पर बनी। ठीक है, ऐसे ही जब भी किसी राज्य की स्थितियां बदल जाती हैं तो उनसे विशेष दर्जा छीना भी जा सकता है, लेकिन जब तक वहां पर विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण स्थितियां अलग तरह की रहेंगी, तब तक वहां पर उनको विशेष शक्तियां दी जाएंगी और उन विशेष शक्तियों का लाभ उठाएंगे। ठीक है, ये विशेष शक्तियां वहां के लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार यानी कि उनको स्पेशल जो रोजगार मिलता है, रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी होती है, यानी कि जमीन के संरक्षण, वहां के रोजगार के संरक्षण, इन सभी में उनका मतलब वो उपयोग कर सकते हैं विशेष शक्तियों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। कुछ ऐसी भी इकाइयां हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया और कुछ ऐसी भी इकाइयां बनाई गई जिनको बहुत कम अधिकार दिए गए। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं, जैसे कि चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। ठीक है, क्यों? रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि भैया इनको कम अधिकार देने का रीजन ये कि भैया सबसे पहली बात तो ये कि इनका जो आकार है वो बहुत छोटा है, छोटा आकार है। ठीक है, छोटे आकार होने की वजह से इनको हम स्वतंत्र प्रांत नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसको देखते हुए हम इन्हें किसी बड़े प्रांत में विलीन भी नहीं कर सकते। ठीक है, मौजूदा प्रांत में विलीन भी नहीं कर सकते। जब ये सारी चीजें देखी गई तो कुछ राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, इनको कम अधिकार दिए गए। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहां पर नियंत्रण अधिकतर विषयों पर केंद्र का होता है, पूर्ण रूप से इनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। जो पूर्ण रूप से राज्य होते हैं उनके पास शक्तियां अलग तरह की होती हैं, वो हर विषय पर अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, देखो 3 प्रकार के प्रदेश भारत में मिलेंगे आपको। एक पूर्ण रूप से प्रदेश हैं जिनको पूर्ण रूप से प्रदेश का दर्जा दिया गया, स्वतंत्र प्रांत। ठीक है, वो क्या है? उनको अधिकार दिए गए हैं जो राज्य सूची में वर्णित विषय हैं, इस समय 61 विषय, इन 61 विषयों पर कानून बनाने, निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार दिया गया। ठीक है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको इन सभी विषयों पर नियम बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको बहुत कम अधिकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वहीं अगर हम विशेष दर्जा प्राप्त की बात करें तो इनको कुछ विशेष शक्तियां दिया, इनको अधिक अधिकार दिए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को कम अधिकार दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। किनके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। अच्छा, विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य होते हैं उनके पास कितने क्या अधिकार हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितने अधिकार हैं, ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। ये संविधान की नींव है, सत्ता का जो बंटवारा किया गया, ये सबसे मेन पॉइंट है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। अगर संसद चाहे कि मैं अकेले ही इस व्यवस्था में बदलाव कर दूं,
ठीक है, कि भैया जो अधिकार केंद्र को दिए गए या जो अधिकार राज्य को दिए गए उसमें बदलाव कर लेते हैं, राज्य से कुछ अधिकार छीन लें, तो भैया ये अकेले जो है तो संसद इसका निर्णय नहीं ले सकती। इसमें बदलाव कैसे होगा? तो ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। क्या? सबसे पहले संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। जब इतना करोगे तब जाकर के कहीं आप किसी अधिकार को राज्य से छीन सकते हो, किसी शक्ति को राज्य से छीन सकते हो। आप सोच रहे हैं कि कितना जटिल प्रक्रिया है। बुनियादी जो हमारा संविधान की बुनियाद है सत्ता का बंटवारा, ठीक है, इसको बदलने की कि भैया पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से मंजूरी दिलवानी होगी कि हाँ ये अधिकार हम केंद्र से छीने जा रहे हैं, शक्तियों का जो बंटवारा है उसमें बदलाव करने जा रहे हैं। फिर आपको आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं इनसे उसे मंजूर करवाना होगा, तब जाकर के होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये भी आपको समझना है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। जब भी शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होगा, ठीक है, तब जो केस है वो या तो हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा एंड वहीं पर इसका निर्णय लिया जाएगा। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का भी अधिकार है। ठीक है, कर लगाने का भी अधिकार है और संसाधन जमा करने का भी अधिकार। किनको? राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, याद रखना। ठीक है, सरकार चलाने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी जरूरी राजस्व की उगाही हो, ठीक है, यानी जो टैक्स वसूलने की बात अगर कही जाए, अगर जरूरी है तो इसके संबंध में केंद्र को भी अधिकार दिया गया, राज्य को भी दिया गया और पंचायती राज को भी दिया गया। वो कर लगा सकती है और संसाधन जमा कर सकती है। ठीक है, पंचायती राज भी ऐसा कर सकती है। ठीक है, आगे चल करके आपको इसके बारे में समझना है। अब यहां तक हमने जो टॉपिक दिया था उसको एक्सप्लेन कर लिया। हमने मुख्य रूप से अगर आज के इस चैप्टर की बात की जाए तो यहां तक 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पहला टॉपिक हमने समझ लिया संघवाद को, दूसरा संघीय ढांचे के प्रकार को समझ लिया। ठीक है, फिर भारत में जो संघीय व्यवस्था है जिसमें 3 सूचियों के तहत शक्तियों का विभाजन समझ लिया, अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं वो समझ लिया, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो किस तरह के हैं ये भी समझ लिया, विशेष दर्जा प्राप्त प्रदेश हैं उनके बारे में भी समझ लिया, संवैधानिक बदलाव की जटिल प्रक्रिया उसको भी समझ लिया। अब यहां पर चैप्टर में कुछ प्रश्न दिए गए थे जो कि आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा एक प्रश्न है यहां पर पहला कि भैया अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? प्रश्न तो है, हमने आपको बताया कृषि और वाणिज्य दोनों ही राज्य के विषय हैं। अब अगर राज्य की श्रेणी में इनको रखा गया है, राज्य के विषय रखे गए हैं, तो इस पर केंद्र क्यों मंत्री बिठाती है अपना? उत्तर समझिएगा, केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कृषि और वाणिज्य से जुड़े विषय, कई विषय जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय निर्यात, कृषि नीति, राष्ट्रीय योजनाएं संघ सूची में आते हैं। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, कृषि का भी व्यापार होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? फसल जो आप पैदा करोगे विदेश बेची जाएगी, इसलिए क्या है कि यहां पर केंद्र में भी मंत्रियों को बिठाया जाता है ताकि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े निर्णय हैं वो लिए जाए। संघ सूची में आते हैं विषय, कई विषय आते हैं, इसलिए वाणिज्य और कृषि मंत्री जो है वो केंद्र में भी होते हैं। इन पर नीति और समन्वय केंद्र सरकार का अधिकार है। ठीक है, नीतियां बनाना और समन्वय स्थापित करना ये केंद्र सरकार का अधिकार है, इसलिए राज्यों के अलावा केंद्र सरकार भी कृषि और वाणिज्य के लिए मंत्री नियुक्त करती है ताकि देश भर में एक रूपता और समन्वय बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न एक और आता है जो कि इसी तरह का है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न में क्या है कि पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार को परमाणु नीति की विरोधी एक मिनट, मान लें कि अगर राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? प्रश्न तो बढ़िया है कि मान लो राजस्थान में
कोई और सरकार है, यानी केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राजस्थान में किसी और पार्टी की सरकार है। पोखरण पड़ता है राजस्थान में। अब अगर राजस्थान की सरकार जो तो केंद्र सरकार के परमाणु नीति के विरोध में है, तो क्या राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार को परमाणु का परीक्षण करने से रोक सकती है या नहीं रोक सकती? उत्तर समझिएगा, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को पोखरण में परमाणु परीक्षण करने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि परमाणु ऊर्जा और उसकी नीतियां संविधान की संघ सूची में आती हैं। क्या? जो परमाणु नीति है उस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा और उसकी जो नीतियां हैं इस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है वो संघ सूची में रखा गया है, इसलिए वो केंद्र सरकार के अधीन में आती है और इस पर निर्णय का अधिकार केवल केंद्र को है, न कि राज्य को। राज्य सरकार सहमति या असहमति जता सकती है कि भाई हम इसके लिए सहमत नहीं है, और औपचारिक विरोध दर्ज कर सकती है, लेकिन कानूनी रूप से परीक्षण रोकने की शक्ति उसके पास में नहीं है। अब आप कहोगे कि जगह तो राज्य सरकार की है, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई राज्यों का गठन तो केंद्र ने ही किया है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और दूसरा, पहली बात राज्य का गठन केंद्र ने किया है, और दूसरी बात यह है कि एक ही जनता पर केंद्र और राज्य दोनों राज करते हैं। राज्य सरकार भी उसी जनता पर राज कर रही है और केंद्र सरकार भी राज कर रही है, इसलिए जगह का इस्तेमाल करने से राज्य सरकार केंद्र को नहीं रोक सकती, क्योंकि वहां से टैक्स राज्य को भी जाता है, केंद्र को भी जाता है। ठीक है, तो औपचारिक विरोध तो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन परीक्षण रोकने की शक्ति नहीं है। इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये कि जगह का उपयोग करने से नहीं रोक सकते, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, परमाणु ऊर्जा और उससे जो नीतियां हैं वो संघ सूची में आती है, इस पर निर्णय लेने का कोई भी अधिकार राज्य को नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार को पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी? ठीक है, एग्जाम्पल है ये, मतलब एक प्रश्न रखा गया कि अगर सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई किताबें लागू करना चाहती है और केंद्र सरकार को वो किताबें पसंद नहीं आती हैं, उन किताबों में जो सिलेबस दिया गया वो पसंद नहीं आती, तो क्या राज्य सरकार को नई अपनी किताबें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी? ठीक है, इसका उत्तर है राज्य सरकार को अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को ना तो केंद्र में रखा गया, संघ सूची में रखा गया, और ना ही राज्य सूची में, इसे समवर्ती सूची में रखा गया, और राज्यों को पाठ्य पुस्तक निर्धारण का अधिकार है। ठीक है, इस पर राज्य भी निर्णय ले सकता है। ठीक है, हालांकि यदि कोई राष्ट्रीय कानून या नीति लागू हो, जैसे कि राष्ट्रीय न्यूनतम मानक या शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है, अगर कोई राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रीय नीति लागू हो, जैसे कि इसमें आता है राष्ट्रीय न्यूनतम मानक कि भाई इस लेवल तक ही आप पढ़ा सकते हो। अब हाई स्कूल की जो किताबें वो आप क्लास फर्स्ट में या क्लास सेकंड में नहीं चला सकते, और अगर राज्य सरकार चलाना चाहे तो नहीं चला पाएगी। ठीक है, न्यूनतम मानक एक रखा गया है, और शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की या राष्ट्रीय कानून है, उनका उल्लंघन राज्य सरकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारण की बात है और वो निर्धारण राष्ट्रीय न्यूनतम मानक के अनुरूप आता है, तो राज्य को उनका पालन मतलब राज्य जो है वो अपनी किताबें लागू कर सकती है, क्योंकि राज्य यहाँ पर राष्ट्रीय कानून और नीति का पालन कर रही है। अगर कर रही है तो जैसे चाहे उसे पुस्तक का चयन करके उसको लागू कर सकती है। ठीक है, सामान्यतः पाठ्य पुस्तक चयन में राज्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर कोई राज्य मनमानी करना चाहे तो इन राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय कानून और नीति को मानते हुए, जो हैं नीतियां उनको मानते हुए, उनका पालन करते हुए जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से लागू कर सकती है, अपने हिसाब से पुस्तकें लॉन्च कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं, और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? बहुत अच्छा प्रश्न है। माना जाए कि भाई जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद से निपटने की जो नीतियां हैं वो हर राज्य अलग अलग बना रहा है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या ओडिशा हो, इनके मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग बनाई। अब ऐसे मामले में क्या प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो दखल दे
और कोई एक ऐसा आदेश जारी करे जो सभी मुख्यमंत्री को मानना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल है। उत्तर है हाँ। भारत के प्रधानमंत्री समन्वय और नीति निर्धारण के लिए दखल दे सकते हैं, क्योंकि भाई कई राज्यों के बीच की बात है तो समन्वय स्थापित करना है और नीति निर्धारण करना है, ठीक है। तो समन्वय और नीति निर्धारण के लिए दखल दे सकते हैं, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। आंतरिक सुरक्षा बनी रहे। अब अगर राज्यों के बीच ही टकराव होने लगेगा तो आंतरिक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या एक रूपता जरूरी हो तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश भी दे सकता है, ठीक है। अगर क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा और एक रूपता जरूरी है, मतलब अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय आता है तो यहां पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जो बिना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है, लेकिन राज्य को आदेश मानने के लिए बाध्य करने की संवैधानिक शक्ति सीमित है, ठीक है। सीमित विषयों पर ही बाध्य कर सकते हो राज्य को। इमरजेंसी लग जाए तो बात अलग की है, इमरजेंसी की बात अलग है, वो हुक्म का इक्का है जिस वजह से भारत कभी टूट नहीं सकता, ठीक है। संघ सूची के विषयों और अनुच्छेद 356 जैसे मामलों को छोड़कर सामान्यता, सहमति और तालमेल पर जोर दिया जाता है। अच्छा, अनुच्छेद 356 क्या है और संघ सूची तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। इस पर हम आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, संघ सूची के विषयों पर भी करेंगे। अभी तो आपको बस नॉर्मल झलक दिखाई गई है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि भाई अगर कई राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो समन्वय और नीति निर्धारण के लिए प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात आएगी, कानून व्यवस्था की बात आएगी तो राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी, इसलिए दोनों को सहमति जतानी होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगर कोई सरकार निर्देश देना चाहे तो वो भी दे सकती है। अब राज्य उस आदेश को मानने के लिए तैयार होता नहीं होता ये बात अलग की है, क्योंकि सीमित शक्ति है, ठीक है, संवैधानिक शक्ति सीमित है राज्य को बाध्य करने की। राज्य को आप बहुत ज्यादा दबाव बना करके बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक हमारे यहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगती। वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन अलग की है, ठीक है। संघ सूची के जो विषय हैं और अनुच्छेद 356 जो है, जैसे मामलों को छोड़ दिया जाए तो समानता, सहमति और तालमेल पर जोर दिया जाता है कि सहमति बना ली जाए और तालमेल बना करके देश में शांति स्थापित रहे, गृह युद्ध जैसी स्थिति ना हो और आगे की चीजें नॉर्मली चलती रहें। उम्मीद करता हूं कि आज के इस चैप्टर में जो टॉपिक्स 3 हमने एक्सप्लेन किए यहाँ पर, ये आपको सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। 3 के तीनों टॉपिक्स में हमने पूरा अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया। अगर आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास में 2 टॉपिक बचे हुए, एक है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, जो कि मुख्य रूप से संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां हैं, इसमें वो आपको समझना है, जिसमें भाषाई राज्य हो गया, भाषा नीति हो गया, ठीक है। अच्छा, इन नेक मैप वगैरह दिया गया तो उसको डिटेल में समझना है आपको। भाषा नीति हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत की भाषाई विविधता जो है इसको भी आपको यहाँ पर समझना है। मैंने चार्ट वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपको अलग से चार्ट ना बनाना पड़े, जहां पर पॉसिबल होता है मैं वहां पर रख लेता हूं, ठीक है। फिर भारत में विकेंद्रीकरण जो है इसे आपको समझना है। ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं जिनको अब हमें एक्सप्लेन करना है, लेकिन इनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज का हमारा वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है, लगभग 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का होने जा रहा है, ठीक है। फिर ये ब्राजील का एक प्रयोग भी है, उसे भी एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम चैप्टर से जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों की क्विज चलाते हैं। एंड अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर रिप्लाई जल्दी मिलता है। दृढ़ संकल्प ऐप डाउनलोड कीजिएगा अगर आपको हमारे एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी या एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स कंप्लीट ज्वाइन करना है, क्योंकि कोर्स हमारा जो एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है वो कोई साधारण कोर्स नहीं है, वो अफोर्डेबल प्राइस पर आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया है, फिर आप ये है नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे इस कोर्स की जानकारी ले सकते हो। स्पेशली जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स रामबाण है, वरदान साबित होगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। और अगर आपने अभी तक की आई हुई क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को पहले देखो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, पार्ट 2 में इन टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।